हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीजी व्यापम अमीन पटवारी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न को जो है वो देखने वाले हैं। क्लियर है? जो आपके आगामी जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? और एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि अब भी सवाल जो है वो पुराना पद्धति में पूछे जा रहे हैं। इन चीज को मैं बिल्कुल हटा देना चाहता हूं। आप एक चीज तो मान लो कि भाई एग्जाम में बिल्कुल कुट वाले ही सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप कैसे बनाते हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना समय ले रहे हो उन सवालों को बनाने में ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो सवाल इसी पैटर्न में देगा। हमने जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक उन सभी एग्जामों को खंगाल के देखे हैं और हर एक एग्जाम में कुट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अमीन पटवारी जैसे जो एग्जाम है उसके लिए आपके लिए सरल सवाल कैसे बन सकते हैं, इसमें भी आपके कुट वाले सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हमारा क्लास जो है पूरी तरीके से पैटर्न पर आधारित है। सीजी व्यापम के कंटिन्यू देखते रहिएगा। बहुत कम समय बच गया और इन कम समय में मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड करते रहें और ज्यादा से ज्यादा ताकि स्कोर कर पाए। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, ध्यान समझना, बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। ये रहा मेरा आज का पहला सवाल। ध्यान समझना क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 132 से विभाज्य है बोला गया है। 132 से यहाँ पर मेरे पास चार कथन, 192, 792, 1980, 4620 और 968। तो ये इनमें से कौन सी संख्या 132 से पूरी तरीके से कटने वाला होगा बोला गया। क्लियर है भाई? अब मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा यार, लॉजिक के अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाला। ध्यान समझना, यदि मैं कहूं कि 132 को, भाई मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि मैं 130 मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको? अप्रोक्सीमेट लेना चाहता हूं। ध्यान समझना, 132 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो दिन निकल जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं 130 मान लूं। 130 मतलब मेरे लिए एक सिंपल अंक है 13। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना चाहूंगा मैं केवल यहाँ के 2 अंक तक, 80 के करीब। तो आप कहोगे 13 में 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा मेरे पास 13 छक्के 78 और ये 0 का 0। अब ध्यान समझना, अभी मैं 2 को छोड़ दिया हूं तो मैं चाहता हूं प्लस कर दूं और 2 का गुणा भी मैं 6 बार कर दूंगा। तो आप कहोगे ये 780 तो है ही, प्लस 6 दूनी 12 जोड़ कर देखेंगे तो होता है भाई 792। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहला वाला जो कथन है ये तो बिल्कुल 100% सही है कि 132 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अभी समझ में? फिर हमने देखे लास्ट में 0 है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान समझना, अब 0 है इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर इकाई अंक देखेंगे 2 है और यहाँ पर आपके 0 है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी किसी सम संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तभी 0 जनरेट हो सकता है। इस बात को कहीं पर लिख कर रख लो, नोट कर लो भाई। जब भी सम संख्या का गुणा कोई 5 इकाई अंक पर जिसके 5 होगा उसके साथ गुणा होगा तभी तो आ सकता है आपके पास 0, अन्यथा 0 नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। आप सिंपल देख पा रहे हैं 10 बार में तो 1320 होगा नहीं। मैं 15 बार पढ़ना चाहता हूं तो मैंने कहा यहाँ पर 132 का पहाड़ा 15 बार पढ़ देता हूं। आप कहोगे 15 दूनी 30 की शून्य, हाथ क्या ये आपके पास क्या हो गया भाई 3, है ना। 15 तिया 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 48 के 8, हाथ क्या 4, 15 कम 15, 15 और 4 कितना आता है 1980। मतलब मैं समझ गया कि 1980 भी मेरा 132 से पूरी तरीके से कटने वाला होगा। आगे भी समझ में? अब मैंने एक चीज कहा कि क्या 4620 कटेगा मेरे से 132 से, तो मैंने कहा इसके इकाई अंक पर भी 0 है। ध्यान समझना, मैंने कहा यदि 1900 इसको मैं 2000 मानकर चलूं और ये 4600 तो दुगुना करने पर भी ज्यादा हो रहा है 4620 में। क्लियर है? तो मैं दुगुना करके देखता हूं, 15 का दुगुना कितना हो जाएगा 30, तो 30 से तो कटेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे 35 से काट के देखते हैं, 35 से गुणा करके देखते हैं। तो आप कहोगे यदि 35 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 132 गुणी मैंने कर दिया 35। ठीक है, 35 दूनी 70 की शून्य, हाथ क्या 7, 35 दिया 105, 105 और 7 112 की 2, हाथ क्या ही मेरे पास 11, 35 कम 35, 35 और 11 कितना होता है 46। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला अंक भी मेरे पास किससे 132 से कटेगा। आप देख पा रहे कि मैं कैसे गुणा कर रहा हूं। मैं समझ गया हूं कि किससे गुणा करूंगा कि एकदम करेक्ट आएगा। मैं कोई दूसरा अंक नहीं लूंगा, मैं उसी अंक उठाऊंगा जिससे पूरी तरीके से कटने वाला होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे 968। एक चीज बताओ, 968 की यदि मैं बात करूं तो भाई सिंपल सी बात है 8 आना चाहिए इकाई अंक पर। ध्यान समझना, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए भी, मानते हो आप? अब मैं आपसे ये कहूं कि 132 का पहाड़ा यदि मैं 10 बार पढ़ता हूं, ध्यान समझना, तो 10 बार यदि पढ़ दिया जाए 132 का गुणा यदि मैं
किससे करना चाहता हूँ, 10 बार पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान समझना है ना। 132 का पहाड़ा 10 बार पढ़ूंगा तो आप कहोगे भाई 1320 तो होगा, मतलब मुझे कम पहाड़ा पढ़ना ये तो होगा नहीं। तो इकाई अंक पर 8 है, तो 8 किस अंक से गुणा करने पर होता है, तो आप कहोगे 4, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर है 4, 4 के अलावा 6 दूनी 12 नहीं होगा, है ना, 8 दूनी 16 नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये तो होगा नहीं मुझे लग रहा है। वैसे करके देख लेते हैं। 132 का पहाड़ा यदि मैं मान लो 96 तक पढ़ना चाहूं तो भी पढ़ सकता हूँ, 13 तो है, 13 6 78, 13 7 91, यदि मैं मान लो 7 बार पढ़ता हूँ 132 गुणी 7, ठीक है भाई, 7 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ का ये 13 7 91, 91 और 92, 924 होता है। अब 924 में यदि आप 132 जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है 968 से ज्यादा हो जाएगा, तो एम वाला कथन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही होगा, जे, के और एल, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी होगा ये मेरा पूरी तरीके से क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको सही कैलकुलेशन अपनाना है। क्लियर है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, उचित संबंध जोड़िए बोला गया, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, है ना, इसमें मैं कुछ मॉडिफाई तो करूंगा ही, इतना तो याद रखना। एक घन में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी ये पूछा गया है। बेलन में पृष्ठों की सतहों की संख्या क्या होगी, घनाभ में कोरों की संख्या क्या होती है और शंकु में फलकों की संख्या क्या होती है। हमारे पास 4 कथन दिया है दोस्तों। अब ध्यान समझना, यदि मैं घन की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, घन की बात करूं तो ये घन होता है इस प्रकार के, जैसे आपके पास रूम है। कमरा की बात करूं, जिस कमरे में आप रहे हो वो कैसा है, घनाकार है। तो मैंने कहा विकर्ण कैसे बनेंगे भाई, तो विकर्ण की बात करूं तो ये वाले कोने से ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने, नीचे वाले कोने से ये ऊपर वाले कोने, ठीक है। जैसे हमारे पास रूम होता ना, ऊपर वाले से ये नीचे वाला, इस वाले कोने से ये नीचे वाला, है ना, उसी प्रकार वो ऊपर वाले से ये नीचे वाला और ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला, मतलब टोटल कितने बनेंगे, तो 4 विकर्ण ही बन सकते हैं। कितने, 4। तो यहाँ पर होनी चाहिए भी 4 विकर्ण की संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी 4 नहीं दिया गया है, इस चीज को मैं बता देता हूं। दूसरा चीज, बेलन में पृष्ठ सतहों की संख्या क्या होगी। अब यदि मैं बेलन का निर्माण करूं दोस्तों, ध्यान समझना, यदि मैं बेलन के निर्माण करूं तो आपके पास पृष्ठ कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि ऊपर वाला ये जो है ये एक पृष्ठ है, ये नीचे वाला ये दूसरा पृष्ठ है, ये आपके पास बिल्कुल समतल पृष्ठ है, तो ये एक पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया। और यदि मैं इसकी बात करूं, ये वाले कोर की, है ना, ये वाले कोर, तो ये राउंड है ना, थोड़ा सा घुमावदार पृष्ठ, लेकिन है तो पृष्ठ ये भी। तो इसमें टोटल कितने पृष्ठ होंगे, तो आप कहोगे टोटल 3 पृष्ठ होने चाहिए। बेलन में कितने होने चाहिए, 3। ऑप्शन में एक जगह दिया है। घनाभ में कोरों की संख्या बोला गया है, किनारों की संख्या। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना है, मैंने एक घनाभ बना दिया है ना, इस प्रकार से घनाभ बना दिया, ध्यान समझने, ये मेरे पास क्या है, घनाभ है। तो मैंने कहा कोर कैसे निकालेंगे भाई, हम इसको भी मिला देते हैं इस प्रकार से। क्लियर है, इसको ऐसे कर देते हैं और ये वाला पार्ट को ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया हमारे पास घनाभ। ठीक, अब आप कहोगे कि ये एक किनारा भाई, ध्यान समझना, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा और ये 4 किनारा, ठीक है। उसी प्रकार ये 5 किनारा होगा, ये 6 किनारा, ये 7 किनारा और ये 8 किनारा, ये 9 किनारा, यहां से 10 किनारा, ये 11 किनारा और ये टोटल कितने किनारा होते हैं, 12। तो घन हो या घनाभ हो, इसमें किनारों की संख्या टोटल कितना होता है, 12 होता है। शंकु में फलकों की संख्या, फलक मतलब सतह, ठीक है, जैसे हमने घनाभ का निकाले उसी प्रकार अब शंकु का देख लेंगे। तो शंकु में हमारे पास कितने फलक होते हैं या सतह होते हैं बताना है। तो नीचे वाला जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये एक फलक होगा, ये नीचे वाला क्या होगा, ये एक फलक है ना, और ये जो है पूरा राउंड वाला ये हमारे पास दूसरा फलक होगा। तो हम देखेंगे कि शंकु में टोटल कितने फलक होते हैं, तो आप कहोगे 2 फलक होने चाहिए। अब ध्यान समझना कि भाई मैंने कहा डी का आना चाहिए दूसरा, ठीक है, सी का आना चाहिए मेरे पास पहला, ठीक है, उसके बाद बी का आना चाहिए मेरे पास, बी का तो दूसरा होना चाहिए, और ए का होना चाहिए, यहाँ पर 16 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कितने होना चाहिए था, 4। इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास चौथा, पहला का। अब देखो पहला का चौथा कहां पर, यहाँ पर है पहले का चौथा। बी का हमारे पास दूसरा होना चाहिए, तो बी का दूसरा नहीं है, गलत हो जाएगा, पहले का चौथा, बी का दूसरा। सी का पहला, सी का पहला ये भी सही है, और डी का तीसरा ये भी सही है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर जो होता ये ऑप्शन नंबर डी होता। कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग में 16 नहीं होना चाहिए था, इसको 4 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे ना समझ में, देखिए अगला सवाल, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है बोला गया है, पॉजिटिव इंटेजर है, तथा ए क्यूब और बी क्यूब हमेशा बराबर होते हैं, ए क्यूब बराबर बी स्क्वायर, तो कौन कौन से युग्म संभव है बोला गया, क्या कौन से युग्म पॉसिबल है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को समझना, यदि मैं ये कहूं कि ए और बी दोनों की दोनों मेरे लिए कैसे हैं, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और यहां पर बोला गया है कि यदि मैं ए का क्यूब हमेशा बराबर होना चाहिए बी के स्क्वायर के बारे में, ये चीज आपको सिद्ध करके बताना है। तो मैं जे वाला ऑप्शन ले लेता हूं। अब जे में ए का मान कितना दिया है, तो जे में ए का मान दिया है 4, तो 4 का क्यूब बराबर बी का मान कितना दिया है 8, तो मैंने कहा 8 की स्क्वायर, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप कहोगे 4 का क्यूब होता है भाई 64 और 8 का स्क्वायर होता है 16, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी मेरे पास 64 होता है। कितना होता है 64, मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अतः जे वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, ए का मान 8 और बी का मान दिया गया है 16। अब हम कहेंगे कि ए का मान यदि इसी में रखेंगे ना, ए का मान 8 मतलब क्या हो जाएगा 8 का क्यूब बराबर बी का मान दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर। अब आप कहोगे 8 का क्यूब कितना होता है, तो मुझे पता है कि भाई ये 512 होता है और 16 का क्यूब 256 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों बराबर है क्या भाई, 512 और 216 बराबर है, नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कथन होगा के हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाले में आते हैं एल में। एल में दिया गया है, ध्यान समझना, एल में क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है, क्योंकि हमको ए का क्यूब बराबर बी का क्या करना है, इसके लिए बराबर करना है, ध्यान समझना मेरी बात। तो यहाँ पर ए का क्यूब दिया गया है, ए का क्यूब मतलब मैं 27 का गुणा 27 को 3 बार लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और उसी प्रकार 81 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि स्क्वायर है। तो मैंने कहा 81 गुणा कितना कर दिया दोस्तों 81। ध्यान समझने आ रहे हैं सर। मैं चाहता हूं कि 9 को यहां से बाहर निकाल दिया जाए, ये 9 या 27 होता है, 9 गुणा 3, यहां पर भी मैं 27 कर देता हूं, 9 गुणा 3, और यहां पर भी 9 गुणा 3। ध्यान समझना, यदि यहां पर करूं 81 को तो 9 गुणा 9, ठीक है, और यहां पर भी मैं कर लिया 9 गुणा 9। ध्यान समझना, अब मैंने कहा यहां पर कितने 9 है, 1 9 2 9 3 9, 1 9 2 9 और ये 3 9, और 3 3 का गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9 और 3 9 27। ध्यान समझना, ये हो गया 27। क्लियर है। या मैं ऐसे कर सकता हूं कि केवल 2 का गुणा करूंगा, 3 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो 9, और एक 3 एक्स्ट्रा बच गया तो गुणा 3। इस साइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बार 9 आए हैं भाई, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ये 4 9 को 4 9 बराबर कर लेगा, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, तो बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो एल वाला कथन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। उसी प्रकार मैं एम में आ जाता हूं। अब एम में हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर ए का मान 64 और बी का मान कितना दिया है, 512 दिया है। अब ध्यान समझना, मैं ज्यादा चेक नहीं करता तो भी बन जाता मेरा, ठीक है। मैं इकाई अंक को पकड़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसे जो एक कड़ा तो नहीं है, एक तो नहीं है। तो मैंने कहा 4 का क्यूब कितना होता है, 64 की 4 इकाई अंक पर आना चाहिए, और 2 का स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4 इकाई अंक मैच कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं कहूंगा एम वाला कथन भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जे और एम सही होना चाहिए, जे और एम। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आएंगे और आपको इन सवालों को अच्छे से भी बनाना है। क्लियर है। वैसे तो मैं इकाई अंक के आधार पर पूरा खत्म कर देता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना भाई क्लास, ठीक है। द्विमीय आकृति वर्ग के गुणधर्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। किसके आधार पर, वर्ग के गुणधर्म, है ना भाई। वर्ग के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, स्क्वायर के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, उन प्रॉपर्टी के आधार पर ये जो 4 कथन दिए गए उनमें से क्या 4 कथन पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो वर्ग की प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए कि भाई मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज पता है आपको कि वर्ग में आमने सामने की भुजा हमेशा क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, पैरेलल। मैंने कहा ए बी सी और डी है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके आमने सामने ए बी भुजा जो होंगे ये पैरेलल होंगे ना भाई, हमारे पैरेलल होंगे भुजा डीसी के। उसी प्रकार एडी भुजा जो होंगे ये पैरेलल होंगे हमारे पास बीसी के। ये हमारे पास एक गुणधर्म हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें, प्रत्येक कोण जो होगा, चाहे एंगल ए, चाहे एंगल बी, चाहे एंगल सी, चाहे एंगल डी, ये सब के सब 90 डिग्री के होते हैं, ये भी हमको पता है। क्लियर है भाई। और हम क्या जानते हैं, अब हम इतना ही है कि आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। क्लियर है। अब बोला गया वर्ग एक आयत है। पहला हमारे पास जे वाला कथन ये कहता है कि वर्ग एक आयत है।
तो आयत की डेफिनेशन क्या होता है भाई, यदि मैं वर्ग को आयत मान लूं तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो आयत होता है। तो क्यों ना हमारे पास यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर तो हो रहा है, जितना डी सी की लंबाई है उतना ए बी की लंबाई है, जितना बी सी की लंबाई होगा उतना एडी की लंबाई होगा। मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि जे वाला कथन एकदम करेक्ट है। फिर बोला गया है आयत एक वर्ग है। यदि मैं कोई भी एक रैंडमली आयत बना दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे ये 5 सेंटीमीटर है ये दो भुजा और ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब एक चीज बताओ, वर्ग की डेफिनेशन क्या होता है, सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर सभी भुजा बराबर है क्या, नहीं भाई, यहाँ पर सभी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन इसके सभी भुजा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यही बात है भाई। तो हम कहेंगे कि आयत वर्ग नहीं हो सकता, आयत वर्ग नहीं हो सकता, तो के वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या होता है भाई, तो समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन ये है कि जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, पैरेलल हो। अभी मैं बताया हूं पैरेलल के डेफिनेशन के हिसाब से किसके आमने सामने की भुजा हमेशा क्या है, पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। उसी प्रकार की ये दोनों भी आपस में क्या है, समानांतर। अब समानांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई, जिसके आमने सामने की भुजा कैसे हो, इस प्रकार से पैरेलल हो, है ना, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। उसी प्रकार ये भी पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई वर्ग में भी पैरेलल है। तो उसके गुणधर्म के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी क्या होगा मेरा, एकदम 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। मैं इसी चीज को मैं जिक्र किया हूं कि कोई सभी कोण क्यों ना ले लूं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है। तो मैं कहूंगा एम वाला कथन भी सही है, अर्थात जे भी सही है, एल भी सही है और एम भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, मजा आ रहा है क्लास, ठीक है ना, कंटिन्यू देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है अब समय, है ना। अब क्लास में यहाँ से जो भी क्लास रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नीचे दिए गए सूची में अपरिमेय संख्या की पहचान कीजिए। अपरिमेय क्या होता है भाई, तो मैं बता देता हूं। एक होता है हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है हमारे पास अपरिमेय। अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या क्या होता है भाई, परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जिसको मैं p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इनको लिख सकते हैं, ये होता है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और जिन संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, लिखना संभव नहीं है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब मैंने कहा अशांत और अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं, क्या ये परिमेय संख्या है, बोला गया अपरिमेय संख्या की पहचान करके बताना है। तो अशांत और अनावर्ती दशमलव, अशांत और अनावर्ती दशमलव क्या होता है दोस्तों, तो इस चीज को याद रखना। मैं, है ना, नंबर सिस्टम की क्लास में एक एक चीज को बारीकी से समझा दिया हूं और अभी बता देता हूं। अशांत या अनावर्ती दशमलव उस दशमलव संख्या को बोला जाता है जो एक निश्चित दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता। जैसे मैं चाहता हूं कि इसमें क्या होता है, दशमलव का अंत कभी नहीं होगा, है ना, ये अपने आप को बार बार दशमलव, जैसे 1.37889, है ना, 6, इस प्रकार से ये अनंत तक जाए। अर्थात इस संख्या को आप चाहकर भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों भाई, क्योंकि इसमें दशमलव की समाप्ति हो ही नहीं रहा है, और जब दशमलव की समाप्ति नहीं होगा तो इस प्रकार के दशमलव को अनावर्ती दशमलव के नाम से हम जानते हैं, और इसको कभी भी हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात मैं कह सकता हूँ जे वाला कथन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या। कई लोगों को दिक्कत होता है कि पाई क्या सही में परिमेय संख्या की परिमेय, तो आपको लगता होगा कि जो भाई पाई की वैल्यू 22/7 है और 22/7 मतलब मैं इसको p बाई क्यू के रूप में लिख लिया, मैंने तीर चला लिया, ये लगता है ना भाई। लेकिन दोस्तों आप बहुत गलत फहमी हो। 22/7 जो होता है पाई का वास्तविक मान नहीं होता। हम तो अपने गणितीय सुविधा के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। एक्चुअल में पाई का जो मान होता है 3.1428 होता है, इस प्रकार से, और ये अनंत तक जाता है, जिसको आप कभी भी भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते। हाँ भाई, 22/7 जो होता है ये 3.1428 के लगभग के होता है, एकदम करेक्ट नहीं होता। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पाई को भी मैं p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकता भाई, इसको भी नहीं लिख सकते, है ना, इसको भी नहीं लिख सकते। मतलब हम कह सकते हैं कि के वाला कथन भी हमारा करेक्ट होगा। अब ध्यान समझना, नेक्स्ट यहां पर दिया गया है 1.535353। तो मैं कहूंगा ये आपके पास जो है एक ऐसा दशमलव मान है जहां पर एक अंक के बाद दशमलव की पुनरावृत्ति हो रहा है, हर बार कितना आ रहा है
5 3 5 3 5 3, भले ये अनंत तक गया हो, अर्थात मैं लिख सकता हूँ 1.53 के ऊपर क्या बार लगाकर, और जैसी बार लगा, बार लगाने के बाद दशमलव की समाप्ति हो जाता है, और दशमलव की समाप्ति हुआ अर्थात मैं इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब मेरे लिए 1.5353 क्या है भाई, परिमेय संख्या। तो ये मेरा यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा, दोनों तो अपरिमेय संख्या था। फिर हम बात करते हैं 2.75, 2.75 को हम है ना दशमलव लगा के आसानी से परिमेय संख्या भिन्न के रूप में बना सकते हैं। तो ये वाला कथन भी हमारा गलत हो जाएगा, है ना। ये दोनों जो है ये परिमेय संख्या और ऊपर के दोनों अपरिमेय संख्या है। अब हमसे पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या की पहचान करना है, तो हम कहेंगे जे और के सही है भाई। तो जे और के कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, एक बीजी व्यंजक बनाने के लिए, अब मान लो आपको बीजी व्यंजक बनाना है, कई लोगों को लगता है कि भाई सवाल नहीं पूछे जाते, आपको थोड़ी पता है, आप कंप्लेन थोड़ी करोगे कि सिलेबस में नहीं था आपने पूछ दिया करके, पूछ देगा तो ठीक है। एक बीजी व्यंजक बनाने के लिए निम्नलिखित गणितीय अवधारणाओं और पदों के लिए उचित क्रम का चयन करके बताना है। यहाँ पर 4-5 पद दिया गया है। अब मान लो आपको बीजी व्यंजक बनाना है, ठीक है, एक बहुपद बनाना है। तो बहुपद बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम बीजी व्यंजक पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, तो उसमें दो राशि के बारे में जानते हैं। एक होता है हमारे पास चर और एक होता है हमारे पास अचर। अब चर क्या होता है भाई, चर उन राशियों को बोलते हैं जिसको हम अपने मर्जी से उसकी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मेरे पास x y z, मतलब मैं कह सकता हूं जो चलायमान है। जैसे मैं एक की वैल्यू माना करके 1 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, अपनी मर्जी के हिसाब से हम चला सकते हैं, ये चर है। अचर क्या होता है भाई, जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते, ये अचर होते हैं। जैसे आपके पास है, इसके अंतर्गत 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। अब आप 5 को 6 नहीं बोल सकते भाई, 5 तो 5 है। 10 को आप अपनी मर्जी से मैं 20 मान लो, ऐसा नहीं करोगे, है ना, आपका मर्जी नहीं चलने वाला यहाँ पर। हाँ, एक्स वाई जेड को आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, तो ये होता है चर और ये होता है अचर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तक हमारे पास चर नहीं होगा तो काम बनने वाला नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई मेरे लिए चर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना चर के अलावा मैं बीजी व्यंजक, कोई भी बीजी व्यंजक बना नहीं सकता। तो मैं कहूंगा चर होना तो एकदम आवश्यक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं चाहूंगा एन तो हो गया है ना, हाँ हमारे पास एन हो गया। उसके बाद बीजी व्यंजक तो प्राप्त करना ही है, बीजी व्यंजक है ना, संक्रियाएं गणितीय, ये हो सकता है हमारे पास, ओ हम लगाएंगे। अचर स्थिरांक एवं गुणांक लिखेंगे। अब हम उसके बाद अचर को शामिल करेंगे, चर तो शामिल कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अचर को शामिल करेंगे ना भाई, अचर को शामिल करेंगे। और अचर में मैंने क्या बताया, जैसे इस प्रकार है, स्थिरांक एवं गुणांक को सिद्ध कर देंगे। जैसे मैंने कहा कुछ भी यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या कहा कि भाई मेरे पास 5 6 7 8 है और ये मेरे पास चर है, तो मैंने एक से कोई चर ले लिया और इसमें मान लो मैं 3 का गुणा कर देता हूँ स्थिरांक रूप में, अचर के रूप में, तो ये बन गया मेरे पास 3x। ध्यान समझना, क्लियर है, क्या बन गया, 3x बन गया, ठीक। उसके बाद मैं घात लगाना चाहूंगा, तो ये मेरे पास दूसरा होना चाहिए, तीसरा मैं घात लगाऊंगा भाई। सबसे पहले तीसरा क्या लगाऊंगा, घात। घात में मैं चलो स्क्वायर लगा दे, क्या बन गया, 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद संक्रिया, गणितीय संक्रिया करेंगे। हो सकता है इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, जोड़ने का काम कर दिया, चलो 4 जोड़ दिया, है ना भाई। और इसको मान लिया मैंने 0 के बराबर, तो ये जो भी बहुपद पर बनकर आया है, ये मेरे पास चौथा पद के बाद जो भी रिजल्ट के रूप में आएगा, यही मेरे लिए क्या कहलाएगा दोस्तों, बीजी व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजी व्यंजक कहलाएगा। तो हमने क्या कह देखे, सबसे पहले तो एन होना चाहिए, इन दोनों में तो एन नहीं है भाई, तो ये दोनों कट जाएगा, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है। एन के बाद क्या होना चाहिए, तो दूसरा पद अचर स्थिरांक शामिल करना है, तो एन के बाद ओ होना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे सवाल को बहुत ही बेदर्दी से आपको क्या करना है, बनाना है, बहुत बेदर्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल जी, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनकर बताना था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है ना, अपने क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा एक एक पार्ट बताया है। और यहाँ से यदि मैं सवाल बना तो आप क्या वहां पर अप्रोच लगाओगे, मैं वो जानना चाहता हूँ, ध्यान समझना। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। बोला पहला कथन है कि बिंदु P 0 - 2 y अक्ष पर स्थित है
अब मुझे ये बोल दे 0 और -2 y अक्ष पर स्थित है, तो मैंने सबसे पहले है ना बनाना चाहूंगा, निर्देशांक बनाना चाहूंगा। ये होता है हमारे पास y एक्सिस, है ना। क्या हो गया, ठीक है भाई। ये हमारे पास x एक्सिस है निगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव y है और ये हमारे पास निगेटिव y है। ये होता है पहला जो होता है, ये सब के सब क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये कहलाता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है भाई, क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर, ध्यान समझना मेरी बात को, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से क्या होगा जाना जाएगा, ठीक है। अब हमको बोल दिया गया है कि यहां पर बिंदु P जो है 0 और -2 y अक्ष पर स्थित है, बोला गया है। किस पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है ना। तो मैंने कहा यदि y अक्ष पर स्थित होगा तो इसकी स्थिति कुछ भी हो सकती है भाई, है ना। सबसे पहले x, फिर उसके बाद y लिख सकते हैं या कुछ भी हम लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि y अक्ष पर स्थित है, 0 आपके पास तो है ही और साथ में -2 भी है, तो मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि ये y अक्ष पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। इसका जो भी निर्देशांक होगा, वैसे तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये 0 और -2 के रूप में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, निर्देशित कर सकता हूँ। ध्यान समझना। अब कारण देखना, एक अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु को कोटि शून्य होगा। यदि मैं कहूं कि बराबर x अक्ष पर हो, कहीं पर भी x एक्सिस पर हो, तो उसकी कोटि जो होती है क्या होती है, कोटि को क्या बोलते हैं, शून्य होता है। और याद रखना, x एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु को कोटि बोलते हैं और इसी प्रकार y एक्सिस के लिए क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, याद रखना। तो हमेशा याद रखना, केंद्र पर मतलब एक्सिस की बात करूं, चाहे x पर हो या y पर हो, यदि एक्सिस पर है तो हमेशा चाहे कोटि हो, दोनों के लिए क्या होता है, भुज और कोटि का मान 0 होता है। इस चीज को भी याद रखना। तो मैं कह सकता हूँ कथन तो सही है और कारण भी इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करता है। तो मेरा पहला वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आप पहला जो क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट देखना, बहुत मजा आने वाला है, हर एक सवाल बनेगा यार, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। फिर बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती, बोला गया है। चर की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अभिकथन -7 एक अचर बहुपद है। मैं बताया था कि भाई चर और अचर क्या होता है, चर जिसके मान चलायमान होता है और अचर जिसके मान अचलायमान होता है। जैसे चर के रूप में मैं बताया था x y z, ये हमारे पास चर है। इसकी वैल्यू मैं x की वैल्यू 1 2 3 इन्फिनिट तक मान सकता हूँ, y की भी वैल्यू मान सकता हूँ, z की भी अपनी मर्जी अनुसार मान सकते हैं। लेकिन यदि मैं अचर की बात करूं तो अचर में हम देखेंगे कि ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब एक को आप कुछ भी नहीं मान सकते, एक मतलब एक है, दो मतलब दो है, तीन मतलब तीन है। क्लियर है। तो हमारा कथन है कि -7 एक अचर है भाई। -7 पॉजिटिव भी चर होता है, अचर होता है, तो निगेटिव भी होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अभिकथन एकदम मेरा करेक्ट है। फिर अचर बहुपद की घात शून्य होता है, बोला गया है। सिंपल सी बात है भाई, अचर बहुपद की कोई सा भी घात क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, अब मैंने कहा यदि मेरे पास अचर है, कोई भी अचर राशि, ध्यान समझना, ये मेरे पास -7 है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट घात नहीं लगा। यदि बहुपद है तो वहां पर मुझे x तो पुट करना पड़ेगा, कोई ना कोई चर तो लगाना पड़ेगा। और यदि इसकी घात मैं 0 कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप एक चीज नोट करोगे, -7, और हमको पता है किसी भी के ऊपर 0 का घात होने का मतलब 1 होता है। तो यदि मैं x की पावर 0 का मतलब 1 करूं तो उसकी वैल्यू -7 के रूप में ही देखने को मिलेगा। अतः ये कारण भी मेरा क्या है, एकदम करेक्ट है। मतलब मैं कहूंगा कथन भी सही है और उसका कारण जो है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये एकदम मेरे लिए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आया भी समझ में, ठीक है। ऐसे सवाल मिलेंगे भाई और ऐसे सवाल के लिए तैयार रहना। अब ये सवाल आज हमारा गजब का सवाल है, ये मान के चलो। क्या बोला गया है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है भाई, तो वास्तविक संख्या में सभी दशमलव संख्या को शामिल करते हैं। अब ये दशमलव संख्या भी पार्ट में बढ़ जाता है, एक आपके पास शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। क्लियर है। और जितने भी आपके पास पूर्णांक होते हैं ये भी हमारे लिए वास्तविक संख्या में आते हैं। और पूर्णांक को समझने के लिए सबसे अच्छा होता है नंबर लाइन, है ना। ये +1, ये +2, ये हमारे पास +3 और ये अनंत तक हो सकता है। उसी प्रकार 0 से इस साइड आने पर -1, फिर -2, फिर -3 और ये भी ये इन्फिनिट तक हो सकता है। अब यहाँ पर बोला गया है
कि -2, -1, 0, 1, 2 आदि पूर्णांक कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, जितने भी ऋणात्मक अंक होते हैं ये निगेटिव पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान समझना, क्या कहलाएंगे? निगेटिव पूर्णांक, निगेटिव इंटेजर कहलाते हैं। या हम इसी को क्या बोलेंगे भाई? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जीरो क्या होता है? और जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो धनात्मक कहलाते हैं। ये हमारे लिए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। भले ये पॉजिटिव और निगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन है तो पूर्णांक। जीरो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल बोले जाते हैं, उदासीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोले जाते हैं। लेकिन है तो है, सब के सब जितने भी निगेटिव ये भी पूर्णांक है, इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जितने भी पॉजिटिव इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जीरो के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? फिर बोला गया है, ये तो कारण था, क्या कथन था? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। बिल्कुल कहेंगे भाई, जितने भी पॉजिटिव हो, जितने भी निगेटिव हो, या जीरो ही क्यों ना हो, सबको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। और कारण क्या है भाई? तो इन सभी को यहाँ पर दर्शा दिया गया है, माइनस हो, जीरो हो या धनात्मक, सब के सब एक्चुअल में पूर्णांक ही है। तो हम कहेंगे मेरा कथन भी सही है और कथन की सही तरीके से व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। तो पहला वाला कथन जो होगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा। और हर दिन एग्जाम के होते तक, अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, 15 दिन, बीच में मैराथन क्लास भी लूंगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, लाइव क्लास रहेगा। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कंटिन्यू इसी बेस पर तैयारी करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास को इतने में ही रोकते हैं। धन्यवाद।